हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी वन शॉट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्विक रिवीजन सीरीज के अंदर। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपके एस ब्लॉक। तो क्विक रिवीजन के अंदर हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर एस ब्लॉक के बारे में जानेंगे। एस ब्लॉक के अंदर आपको क्या क्या करना है लगभग। तो एस ब्लॉक चैप्टर है आपके। एस ब्लॉक में क्या होता है, देखिए एस ब्लॉक के अंदर दो वर्ग आते हैं आपके। पहला वर्ग आता है जिसमें आते हैं आपके हाइड्रोजन से लेकर के, हाइड्रोजन को आप छोड़ सकते हैं चाहे तो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। और आपके सेकंड सेकंड जो आपके वर्ग आता है उसमें आता है आपके, इसको बोला जाता है क्षार धातु है। सेकंड वर्ग को बोला जाता है क्षारीय मृदा धातुएं, जो होती हैं आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। क्योंकि एस ब्लॉक के अंदर हम जानते हैं अधिकतम केवल क्या होते हैं आपके, जो एस उपकोष होता है, एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी वजह से जो आपके एस ब्लॉक होता है उसमें क्या होते हैं, 2 ही वर्ग रखे जाते हैं। तो एस ब्लॉक में क्या होते हैं, 2 वर्ग होते हैं। एक तो आते हैं आपके, पहले वाला वर्ग होता है जिसको बोला जाता है क्षार धातुएं, सेकंड को बोला जाता है क्षारीय मृदा धातुएं। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे जो आपके सबसे पहला वाला वर्ग है जिसको क्षार धातुएं कहा जाता है। लिथियम से लेकर के फ्रेंशियम तक की जितनी भी सारी धातुएं होती हैं उनको क्षार धातुएं कहा जाता है। इनमें यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य होती है कि जो फ्रेंशियम होता है वो क्या होता है आपके, रेडियो सक्रिय होता है, रेडियो एक्टिव होता है। और इसकी जो अर्धायु काल होता है वो आता है आपके 21 मिनट होता है। ये आपके जेईई मेंस में आ चुका है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि फ्रेंशियम एक रेडियो सक्रिय क्या होता है, फ्रेंशियम एक रेडियो सक्रिय क्षार धातु होता है। तो इसके बाद में हम जानेंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखिए जो क्षार धातुएं होती है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1। NS1 का मतलब है यहाँ पर N क्या है, यहाँ पर N का क्या होता है, N होता है इनके आवर्त संख्या। क्षारीय मृदा धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है आपके NH2 होता है। चूंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आकार बढ़ता है, तो ये क्षार धातुओं के लिए भी सही होता है, क्षारीय मृदा धातुओं के लिए भी सही होता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो आप क्या होता है, आपके जो आकार होता है, एटॉमिक रेडियस होती है वो क्या होती है, बढ़। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर के अंदर क्षार धातुओं को पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्षारीय मृदा धातुओं को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्षार धातुओं के बारे में। क्षार धातुएं क्या, देखिए क्षार धातुओं को पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर दे रखा है विकर्ण संबंध के बारे में जानना होगा। विकर्ण संबंध क्या होता है, देखिए विकर्ण संबंध ये होता है कि आपने यहाँ पर इनको लिख लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और बेरियम। चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो तीसरा जिसको आप बोलते हैं थर्ड ए में क्या आता है, थर्ड ए में आता है आपके बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता ये है कि आपके जो विकर्ण होता है, जिस प्रकार से आयत में विकर्ण होता है, तो लिथियम के जो गुण होते हैं वो मैग्नीशियम से समानता रखते हैं, और बेरिलियम के जो गुण होते हैं वो आते हैं आपके एल्यूमिनियम से समानता रखते हैं। तो ये वाला जो संबंध होता है इसको बोला जाता है आपके विकर्ण। तो विकर्ण संबंध क्या क्या होता है, देखिए विकर्ण संबंध ये होता है कि जो आपके क्या होते हैं, जो गुण होते हैं ना, जो लिथियम के गुण है वो अगले वाले आवर्त के, जो उसके नीचे वाला तत्व है मैग्नीशियम, उससे समानता रखते हैं। बेरिलियम के भी अगले वाला जो इसका ग्रुप है, देखिए एल्यूमिनियम, अगले अगले ग्रुप है, अगला ग्रुप और अगला आवर्त उसके एल्यूमिनियम से समानता रखते हैं। तो यही जो गुण होते हैं इनको कहा जाता है विकर्ण संबंध। और इस पर जेईई मेन 2019 में प्रश्न आया था, विकर्ण संबंध क्या होता है। ऐसे आया था कि लिथियम के जो गुण होते हैं वो मैग्नीशियम से समानता रखते हैं, इस संबंध को क्या कहा जाता है, विकर्ण संबंध। तो आप याद रखेंगे विकर्ण संबंध क्या होता है। विकर्ण संबंध का जो मुख्य कारण होता है वो ये होता है कि जो आपके आवेश और त्रिज्या का जो अनुपात है वो क्या होता है, समान होना ही क्या होता है, विकर्ण संबंध का मुख्य कारण होता है। आप इस बात को भी याद रखेंगे। बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर के अंदर वो आता है, देखिए आपके वर्ग एक के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ग एक क्या होता है, आपके लिथियम के बाद वाली जितनी भी धातु होती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो इनमें क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप सभी लोग जानते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इनका NS1 होता है। तो बाद हम पढ़ते हैं आयनीय त्रिज्या के बारे में। इनकी जो रेडियस होती है, एटॉमिक रेडियस के बारे में ये होता है, आयनीय त्रिज्या ये होती है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, इनकी जो त्रिज्या होती है क्या होती है, वो बढ़ती जाती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इनकी आयनन एंथैल्पी के बारे में। देखिए आयनन एंथैल्पी के बारे में, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं आईपी कहते हैं। देखिए जो किसी भी आवर्त में जो आपके क्षार धातु होती है उनकी आयनन एंथैल्पी सबसे कम होती है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं क्या होता है, इनको स्थायी उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त होता है, जिस वजह से इनकी आयनन एंथैल्पी वर्ग के अंदर जो अपना जो आवर्त होता है, अपने आवर्त के अंदर सबसे कम होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनकी जलयोजन एंथैल्पी। तो जलयोजन एंथैल्पी में क्या होता है, देखिए ये जल के साथ में जब क्रिया करते हैं तो इनकी जो जलयोजन एंथैल्पी होती है वो क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है, बढ़ती जाती है। जलयोजन एंथैल्पी का मतलब है जल, जब ये जल के साथ में रिएक्शन करते हैं तो उस टाइम पर जो मुक्त होने वाली एंथैल्पी होती है उसको जलयोजन एंथैल्पी कहा जाता है। तो आप समझ पाए होंगे कि क्षारीय मृदा धातुओं की जो क्षार धातुएं होती हैं और क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं उनकी जलयोजन एंथैल्पी क्या होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखिए इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो क्षार धातुएं होती हैं उनके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये आता है कि क्षार धातुएं किस प्रकार की दिखती हैं, इनके जो कठोर होती हैं, नरम होती हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही अधिक नरम होते हैं, इतने नरम होते हैं कि इन्हें चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। और क्षार धातुएं क्या होती हैं, नरम होती हैं, हल्की होती हैं और चांदी की तरह श्वेत होती हैं। और ये इनकी जो सक्रियता होती है वो बहुत अधिक होती है। इनको वायु में खुला छोड़ देने पर क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके विस्फोटक अभिक्रिया दे देती हैं और जलने लग जाती हैं।
इसीलिए इनको क्या किया जाता है, केरोसिन के तेल में संग्रहित करके रखा जाता है। ये भी आप सभी लोग। के बाद में हम पढ़ते हैं ज्वाला परीक्षण के बारे में। देखिए ज्वाला परीक्षण के बारे में ये होता है कि जब क्षार धातु को गर्म किया जाता है बुनसन बर्नर के ऊपर, तो क्या होता है, ये प्रत्येक क्षार धातु अलग अलग प्रकार का रंग देती है। जो ज्वाला को क्या होता है, अलग अलग तरीके का रंग देती है, जिससे इनकी पहचान की जाती है। तो क्या होता है, देखिए स्ट्रोंशियम होता है, वो देती है इसके डार्क रेड, यानी कि गहरा लाल रंग। पोटेशियम जो रंग देती है वो होता है वॉयलेट होता है। इसके अलावा लिथियम होता है, वो देती है आपकी क्रिमिशन रेड, क्रिमिजी लाल, क्रिमिशन रेड। इसके अलावा बेरिलियम होता है जो आपके ये देता है, इसको ग्रीन रंग देता है। इसके अलावा कैल्शियम देता है आपके ब्रिक रेड, और जो आपके सीजियम होता है वो देता है इसको नीला रंग, ब्लू, चंद्रशेखर ब्लू, CS यानी कि चंद्रशेखर शिव जी कैसे होते हैं, नीले रंग। इसके बाद हम पढ़ते हैं देखिए क्षार धातुओं के रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में क्या होता है, रासायनिक गुण के अंदर आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। तो क्षार धातु में क्या होता है, जल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन। तो वायु के साथ रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्षार धातु में जो लिथियम होता है, लिथियम क्या होता है, वायु के साथ रिएक्शन करके मुख्यतः बनाता है लिथियम ऑक्साइड। लिथियम ऑक्साइड बनाता है, और ये क्या करता है, अल्प मात्रा में लिथियम नाइट्राइड भी बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि ये मैग्नीशियम के साथ में विकर्ण संबंध दर्शाता है। लेकिन जो सोडियम होता है, देखिए सोडियम होता है वो बनाता है वायु के साथ में रिएक्शन करके, सोडियम क्या बनाता है, सोडियम बनाता है पेरोक्साइड, Na2। मुख्य उत्पाद क्या होता है यहाँ पर, पेरोक्साइड होता है। लेकिन अगर जो बाकी के बाद वाले तत्व होते हैं, जैसे कि होता है पोटेशियम, रुबिडियम और ये सीजियम, ये बनाते हैं मुख्य तौर पर सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड का सूत्र होता है KO2, मतलब O2-। क्योंकि ऑक्साइड तो ये सारे के सारे लोग बनाएंगे, ऑक्साइड तो सारे लोग बनाएंगे, लेकिन जो मुख्य उत्पाद होता है यहाँ पर, वो होता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर होता है सुपर ऑक्साइड, यहाँ पर होता है पेरोक्साइड, और यहाँ पर होता है ऑक्साइड। और चूंकि लिथियम नाइट्राइड भी बना लेता है, तो यहाँ पर से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आपके प्रश्न आया था जेईई में 2020 में कि KO2 में पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ये आती है +1। ये प्रश्न आया था आपके जेईई में 2020 में, तो आप इस बात को याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आ चुका है। जल, इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी जो रिएक्शन होती है वो नेक्स्ट रिएक्शन होती है जल के साथ। ये किस प्रकार से रिएक्शन दर्शाते हैं, तो जल के साथ में क्या करते हैं, जल के साथ में क्षार धातु में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सोडियम जल के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है इनकी हेलोजन के साथ में रिएक्शन। देखिए हेलोजन के साथ में रिएक्शन करके क्या करते हैं, देखिए सोडियम प्लस हेलोजन, देखिए हम बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, सोडियम क्लोराइड, ये बना लेता है NaCl। तो हेलोजन के साथ में ये रिएक्शन कर लेते हैं, इस प्रकार से सहसंयोजक यौगिक बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि लिथियम आयोडाइड होता है सहसंयोजक, और सोडियम क्लोराइड क्या होता है, आयोनिक। सारे की सारे जो क्षार धातु होते हैं वो आयनिक बनाते हैं, लेकिन लिथियम आयोडाइड क्या होता है, आपके सहसंयोजी होता है। इसके बाद हम इनके आगे पढ़ते हैं वो है कि इनकी अपचायक प्रकृति होती है। देखिए क्षार धातुएं होती है ना, वो क्या होती है, अपचायक प्रकृति की होती है। एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में क्या कर देती है, ये अपचायक प्रकृति दिखाती है। अब यानी कि जो सामने वाला कोई भी जो तत्व होता है उसका क्या कर देती है, ये कर देती है, अपचयन कर देती है। और आगे जो अगला टॉपिक है वो है आपके सबसे इंपॉर्टेंट होता है अमोनिया में विलयन। देखिए क्षार धातुएं क्या होती हैं, अमोनिया में विलयन बना करके क्या करती है, नीले रंग का विलयन बनाती है। नीले रंग का विलयन क्या होता है, ये होता है आपके अमोनीकृत इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। और यहाँ से आपके जेईई में 2020 में प्रश्न आया था कि जो अमोनीकृत विलयन होता है उसका रंग नीला होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है, अमोनियम विलयन बनाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है क्षार धातुओं के बारे में, वो होता है इनका उपयोग। क्षार धातुओं का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। देखिए हाल ही के जो पेपर हुए थे आपके, मैं बताऊंगा आपको, जेईई में 2020 हो, जेईई में 21 हो, या फिर जेईई में 22, या फिर नीट 2020 हो, नीट 2021 हो, या फिर नीट 2022 हो, सब में एक ट्रेंड मैंने देखा है कि जो आपके उपयोग से संबंधित प्रश्न अक्सर आपके आते रहे हैं। तो आप इस वाले जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे, उपयोग। और जो आपके एनसीईआरटी के अंदर जो सॉल्व क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें से अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो आप इस साल भी इनको करके जाएं, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं। अब उपयोग में ये होता है कि लिथियम और जो लेड होता है वो क्या करता है, लिथियम प्लस लेड का उपयोग किया जाता है, इंजन की बेरिंग बनाने में किया जाता है। इसके अलावा लिथियम प्लस एल्यूमिनियम का उपयोग क्या किया जाता है, विमान बनाने में किया जाता है, प्लेन बनाने में किया जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम प्लस लिथियम क्या होती है, ये हल्की धातु होती है, इसका उपयोग क्या काय में किया जाता है, इसका उपयोग भी आपके प्लेन वगैरह बनाने में किया जाता है। और आप जानते हैं सोडियम और लेड मिलकर के क्या करती है, ये बनाती है बाइट धातु, श्वेत धातु बनाती है, जो क्या करती है आपके सीसा रहित पेट्रोल आता था पहले, शीशे वाला पेट्रोल, जिसमें आपके क्या आता था, PbET4 या फिर PbMe4, इनको मिलाया जाता था पहले पेट्रोल में। तो इनको बनाने के लिए जो बाइट धातु होती थी आपके सोडियम प्लस लेड वाली, इसको काम में लिया जाता था। और देखिए सोडियम होता है, सोडियम का जो प्रश्न आया था ये आया था जेईई में 2020 में कि जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या होता है, सोडियम को द्रव शीतलक के तौर पर काम में लिया जाता है। द्रव शीतलक के तौर पर काम में लिया जाता है। देखिए पोटेशियम क्लोराइड में क्या किया जाता है, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में काम में लिया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसको क्या किया जाता है, साबुन उद्योग में काम में लिया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषक के तौर पर काम में लिया जाता है। सीजियम का उपयोग आता है प्रकाश विद्युत सेल में, प्रकाश विद्युत सेल में खिड़की बनाने के लिए सीजियम का उपयोग किया जाता है। तो आप इस बात को भी याद रखेंगे। इसके बाद में दे रखा है आपके क्षार धातुओं के अभिलक्षण के बारे में दे रखा है। अभिलक्षण में आपको ये दे रखा है कि जो क्या होता है, लिथियम होता है, जब वायु के साथ में रिएक्शन करता है तो मुख्य तौर पर ये क्या बनाता है, लिथियम बनाता है, आपके लिथियम ऑक्साइड बनाता है, लिथियम पेरोक्साइड बनाते हैं कुछ मात्रा में, और कुछ मात्रा में बनाता है लिथियम नाइट्राइड।
सोडियम रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, ऑक्सीजन के साथ में सोडियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, और एक बनाते हैं आपके सोडियम सुपर ऑक्साइड बहुत ही अल्प मात्रा में। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये मुख्यतः क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं भाई, ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड यानी कि KO2 अल्प मात्रा में बनाते हैं ये ऑक्साइड वगैरह। तो यहाँ से प्रश्न आया था आपके जेई एडवांस 2020 में, आप इस बात को भी याद रखेंगे। ऑक्साइड देखिए, और यहाँ पर एक और गुण दे रखा है कि आपके जो ऑक्साइड और परऑक्साइड होते हैं वो सामान्य अवस्था में क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता। लेकिन जो आपके सुपर ऑक्साइड होते हैं, देखिए ऑक्साइड और परऑक्साइड, लेकिन जो आपके सुपर ऑक्साइड होते हैं, सुपर ऑक्साइड कैसे पाए जाते हैं, सुपर ऑक्साइड होते हैं पीले या फिर नारंगी रंग के, या तो पीले होंगे या फिर होंगे नारंगी रंग के। तो सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं, पीले या नारंगी रंग के होते हैं, आप इस बात को याद रखेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इनके जो क्या है लिथियम फ्लोराइड के बारे में। देखिए लिथियम फ्लोराइड, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो आपके क्षार धातु होते हैं जिसमें लिथियम फ्लोराइड वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। आपके लिथियम का संगत व्यवहार पढ़ा जाता है, इनके हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये होता है कि जो इनकी जो जल में घुलनशीलता होती है हैलाइड, तो क्षार धातुओं के हैलाइड के बारे में आप पढ़ते हैं तो ये होता है इनकी जो घुलनशीलता होती है कुछ इस प्रकार से होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और से ज्यादा होती है आयोडीन, जल में घुलनशीलता। लिथियम फ्लोराइड क्या होता है, निम्न विलेय होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है। और क्या होता है देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे इनके कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के बारे में। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो क्या होता है इनकी जो स्टेबिलिटी होती है ना, वर्ग में नीचे जाने पर क्या होती है, बढ़ती है क्षार धातुओं के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो है कि लिथियम का असंगत व्यवहार। लिथियम क्या करता है, जो वर्ग की जो अन्य धातु है उनसे असंगत व्यवहार क्या दर्शाता है। पहला कारण होता है इसका क्या होता है, विकर्ण संबंध दिखाता है। एक तो ये विकर्ण संबंध दिखाता है मैग्नीशियम के साथ में, इसका छोटा आकार होता है ये, इसके बाद में Li3n लिथेट बना लेता है। और इसके अलावा इसकी प्रसिद्ध क्वालिटी होती है, मतलब लिथियम क्लोराइड डॉट 2H2O के तौर पर पाया जाता है। बाकी के जो इसके जो क्लोराइड होते हैं वो क्या होते हैं, लिथियम क्लोराइड डॉट 2H2O के तौर पर पाया जाता है। बाकी के जिसके जो क्लोराइड होते हैं वो क्या होते हैं, बिना जल के पाए जाते हैं। लिथियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, सॉलिड स्टेट में क्या होता है, स्थायी नहीं होता। और लिथियम नाइट्रेट क्या होता है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब लिथियम नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, इसका तापीय विघटन किया जाता है तो ये बनाता है लिथियम ऑक्साइड। बल्कि अन्य क्षार धातु क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं नाइट्रेट, NaNO2 बनाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर NaNO3 लेंगे तो ये बनाता है NaNO2 और साथ में ऑक्सीजन। कारण क्या होता है, लिथियम मैग्नीशियम के साथ में विकर्ण संबंध दर्शाता है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट के बारे में। देखिए सोडियम कार्बोनेट को जो बनाने की जो विधि होती है वो आती है आपके, सोडियम कार्बोनेट को बनाया जाता है सॉल्वे प्रोसेस की सहायता से, सॉल्वे प्रोसेस की सहायता से बनाया जाता है। और पोटेशियम कार्बोनेट को बनाया जाता है आपके काय की सहायता से, ली ब्लैंक प्रोसेस, पोटेशियम कार्बोनेट को ली ब्लैंक से बनाया जाता है। इसके अलावा ये होता है कि सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2 होता है, उसको क्या बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2 को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है धोने का सोडा। और जब इसमें से बिल्कुल पानी निकाल दिया जाता है, जब इसको बहुत अधिक गर्म कर दिया जाता है तो हमको प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट, इसको कहा जाता है सोडा एस, इसको सोडा एस कहा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट कहाँ पर यूज आता है। सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा होता है, वो कपड़े धोने आदि में आता है, आपको पानी को शुद्ध करने में काम आता है। इसके अलावा कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साथ में भी ये काम में आता है। इसके बाद जो हमारा चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पर काम आता है, तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है कास्टिक सोडा बोला जाता है, कास्टिक सोडा बोला जाता है। इसके अलावा इसका जो उपयोग जिसको बनाया कहा जाता है, इसको बनाया जाता है कास्टनर केल्नर सेल के अंदर बनाया जाता है। कास्टनर केल्नर सेल में होता है, इसमें मरकरी को कैथोड लिया जाता है और कार्बन को लिया जाता है आपके एनोड के तौर पर। और इसके बाद में यही इसकी जो मेन प्रोसेस है कि इसको बनाया कैसे जाता है, फिर इसके बाद इसके उपयोग कहाँ पर आते हैं, साबुन उद्योग में काम आता है ये। इसके अलावा इसको साबुन उद्योग में काम आता है, बहुत जगह काम आता है, उद्योग वगैरह में काम आता है। इसके उपयोगों को एक बार आप देखेंगे। इसके बाद में जो हमारा चैप्टर के अंदर नेक्स्ट आता है वो आता है आपके सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये काम कहाँ पर आता है, इसको बोला जाता है बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा। हाँ खाने का सोडा होता है, इसके उपयोग कहाँ पर आते हैं आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ पर खाने के सोडा काम आते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग आग बुझाने में, अग्निशमन के तौर पर काम में आता है। यहाँ से प्रश्न आ चुका है आपके जेईई मेंस में, तो आप इस बात को याद रखेंगे। जो हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपके सोडियम व पोटेशियम की क्या होती है जैव महत्ता। सोडियम और पोटेशियम का क्या होते हैं, काय में काम आते हैं, जो हमारा शरीर होता है उसमें बहुत जगह काम आते हैं। सोडियम एवं पोटेशियम क्या होते हैं, देखिए हमारे शरीर में एटीपी का जो संचालन होता है उसमें काम आते हैं। इसके अलावा द्रव सिरा संचरण में आदि में काम आते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न आ चुका था जेईई में 2020 में कि जो एटीपी का संचरण होता है ना उसमें कौन सी धातु कहाँ पर पाई जाती है, इससे संबंधित प्रश्न आया था। क्या होता है देखिए, जो पोटेशियम होता है वो पाया जाता है हमारा कोशिका द्रव्य के अंदर, और जो आपके जो सोडियम होता है वो पाया जाता है आपके रक्त के अंदर। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, उतार चढ़ाव होता रहता है, जिसको आप सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं।
और जिसकी सहायता से क्या होता है, जो हमारा शरीर जब सोता रहता है या फिर शांत अवस्था में रहता है तो क्या होता है, वो ऊर्जा का क्षय करता है। इसी से संबंधित प्रश्न आया था आपके जेईई मेन 2020 के अंदर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखिए वो आता है, वो है आपके नेक्स्ट है, वो है देखिए आपके सेकंड वर्ग की धातु में। सेकंड में क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो यहाँ पर बेरिलियम को छोड़ करके जो सारी धातु होती है उनको कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु है। बेरिलियम को हटा दिया जाता है, बेरिलियम को क्षारीय मृदा धातु नहीं कहा जाता है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सभी लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका NH2 होता है। इसके अलावा इनकी जो परमाणु और आयनिक त्रिज्या होती है, वर्ग में नीचे जाने पर क्या होती है, वर्ग में आप नीचे जाओगे तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसके अलावा इसकी जो आयनन एंथैल्पी होती है, देखिए वर्ग में नीचे जाने पर क्या होता है, जो आयनन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, घटती जाती है। जैल्यूजन एंथैल्पी का भी यही हाल है कि वर्ग में नीचे जाओगे तो जैल्यूजन एंथैल्पी घटती जाएगी। इसके अलावा हम इनके भौतिक गुण पढ़ते हैं। भौतिक गुण में सेम ये भी क्या होती है, क्षार धातुओं की तरह ही दिखती है, एकदम क्या होती है, चमकीली होती है। लेकिन केवल आपके यहाँ पर क्या होता है, बेरिलियम और जो मैग्नीशियम होते हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम दूसरे रंग के होते हैं, बाकी की सारी धातुएं क्या होती हैं, चमकीली पाई जाती हैं। इसके अलावा भौतिक गुण में क्या होता है, ज्वाला परीक्षण, ये भी क्या करते हैं, ज्वाला को अभिलक्षणिक गुण प्रदान करते हैं। जब इनको गर्म किया जाता है क्या होता है, इनका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उत्तेजित हो जाता है और क्या हो जाता है, उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है। और जब ज्वाला में इनको गर्म करते हैं तो क्या करते हैं, ज्वाला को रंग देते हैं। बेरिलियम क्या होता है, देखिए बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके बेरिलियम ऑक्साइड बना लेता है और साथ में बेरिलियम नाइट्राइड बना लेता है। कारण क्या होता है, बेरिलियम का विकर्ण संबंध होता है एल्यूमिनियम के साथ में। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। हम पढ़ते हैं इनके ऑक्साइड्स के बारे में, इनके ऑक्साइड किस प्रकार के होते हैं, इसके अलावा इनके हाइड्रोक्साइड किस प्रकार के होते हैं। देखिए जब ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं तो सामान्य तौर पर ऑक्साइड बनाते हैं, और जब जल के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। उसके बाद में इनकी जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है, हम पढ़ते हैं हैलोजेंस के साथ में रिएक्शन। तो क्षार धातुओं की तरह सेम ही हैलोजेंस के साथ में रिएक्शन देते हैं। बेरिलियम आयोडाइड क्या होता है, बेरिलियम आयोडाइड होता है आपके सहसंयोजक प्रकृति का होता है। आप इस बात को याद रख लेंगे, बेरिलियम आयोडाइड सहसंयोजक प्रकृति का होता है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन में इसको पढ़ा जाता है। इसके बाद अमोनिया के साथ में ये सेम अमोनीकृत विलयन बनाते हैं, नीले रंग का विलयन बनाते हैं, जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से नीले रंग का होता है। नेक्स्ट टॉपिक में ये आता है कि जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं इनका उपयोग क्या होता है। सेम क्षार धातुओं की तरह इनका जो उपयोग है वो बहुत ही उपयोग, इनके जो उपयोग है उनसे भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, जो हाल ही के टाइम पर जेईई मेन का एग्जाम हो या फिर नीट का एग्जाम हो। क्षार धातुओं या फिर क्षारीय मृदा धातुएं, उनके उपयोग से प्रश्न संबंधित प्रश्न कई दफा आए हैं। तो इनके उपयोग से संबंधित प्रश्न में ये होता है कि बेरिलियम का उपयोग मिश्रातु के निर्माण में होता है। इसके अलावा क्या होता है, देखिए कॉपर बेरिलियम मिश्रातु का उपयोग उच्च शक्ति के स्प्रिंग बनाने में होता है। और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का उपयोग आप सभी लोग जानते हैं, विमान बनाने के तौर पर काम में आता है। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसका उपयोग काय के काम में आता है, एंटासिड के तौर पर ये काम में आता है। इसके अलावा मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, वो क्या होता है, टूथपेस्ट के घटक के तौर पर काम में आता है। ये प्रश्न यहाँ से प्रश्न आया था जेईई मेन 2020 के अंदर। इसके अलावा कैल्शियम का उपयोग क्या होता है, ऑक्साइड से, कैल्शियम का उपयोग होता है ऑक्साइड से क्या होता है, धातुओं का निष्कर्षण में काम में निकालने में आता है। इसके अलावा सबसे यहाँ से जेईई मेन 2020 में प्रश्न आया था वो होता है कि रेडियम आता है विकिरण चिकित्सा द्वारा कैंसर का उपचार करने में। तो उपयोगों से बहुत सारे प्रश्न आते रहे जेईई मेन 2020 में, उपयोगों से इतने प्रश्न आए थे मैं क्या ही बताऊंगा आपको, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होते हैं जेईई मेन के, तो लगभग 8 से लेकर के 16 पेपर होते हैं। एक बार पेपर होने में, मान लीजिए 4 शिफ्ट है, 4 दिन पेपर है, तो एक दिन की 2 शिफ्ट हो गई, एक दिन की 2 शिफ्ट हो गई तो कितनी हो गई, 8 शिफ्ट। और एक साल में 2 बार पेपर होता है तो 16 एग्जाम, मतलब एक साल में आपको 16 पेपर मिल जाते हैं जेईई मेन के। तो उनमें उपयोगों में इतने प्रश्न आए थे जेईई मेन 2020 में, भर भर के प्रश्न आए थे, क्या ही बताऊं मैं आपको। अब क्षारीय मृदा धातुओं के सामान्य अभिलक्षण जब आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, देखिए इनके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है। जब हम बेरिलियम के हैलाइड पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं बेरिलियम क्लोराइड के बारे में। बेरिलियम क्लोराइड के साथ में क्या होता है, ये द्विलक बनाता है, BeCl2 क्या बनाता है, द्विलक बना लेता है। यहाँ पर होता है बेरिलियम, यहाँ पर देखिए क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर बेरिलियम, कुछ इस प्रकार से ये द्विलक बना लेता है। यहाँ पर जाएगा क्लोरीन, यहाँ पर जाएगा क्लोरीन, यहाँ पर जाएगा आपके बेरिलियम, तो ये क्या कहता है, डाइमर बना लेता है, कुछ इस तरीके से द्विलक बना लेता है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं ऑक्सो अम्लों के लवण के बारे में पढ़ते हैं, इनके ऑक्सो अम्लों के बारे में। देखिए इनके क्या होता है, इसके ऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं, सल्फेट के बारे में पढ़ते हैं। तो सल्फेट के बारे में यही होता है कि आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं ना, तो क्या होता है, बेरिलियम का जो कार्बोनेट होता है, बेरिलियम कार्बोनेट आपके अस्थायी होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य बात ये रहती है इसमें पूरी की पूरी। सल्फेट और नाइट्रेट के बारे में जब इनके देखिए जब नाइट्रेटों का क्या किया जाता है, क्षारीय मृदा धातुओं के नाइट्रेटों को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पर MnO3 का ट्वाइस, तो यहाँ पर आपको ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, ट्वाइस ऑफ MO प्लस NO2, ट्वाइस ऑफ MO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। अब बेरिलियम का असंगत व्यवहार सबसे इंपॉर्टेंट आता है चैप्टर के अंदर। चैप्टर के अंदर जो होता है बेरिलियम का जो असंगत व्यवहार होता है वो कारण क्या होता है, एल्यूमिनियम के साथ में ये विकर्ण संबंध दर्शाता है। इसके अलावा जो बेरिलियम होता है वो BeCl2 बनाता है। तो इसके अलावा क्या होता है, जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बेरिलियम
असंगत व्यवहार दर्शाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, चाहे जेई का एग्जाम हो, मेन या फिर नीट का एग्जाम हो या फिर बोर्ड के एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं बेरिलियम का असंगत व्यवहार और लिथियम का असंगत व्यवहार। इसके बाद हम पढ़ते हैं कैल्शियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों में सबसे पहले पढ़ा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में। कैल्शियम ऑक्साइड क्या काम आता है? देखिए इसको बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना। जब इसमें पानी मिला देते हैं तो इसके बाद आते हैं आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कर लेता है तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। तो इन तीनों के क्या देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और एक और आता है आपके, वो आता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2 जिसको बोला जाता है आपके जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2 जिप्सम बोला जाता है। तो इन चारों के क्या होता है, इनके उपयोग देखने हैं, इनकी जो रिएक्शंस हैं इनको किस प्रकार से बनाया जाता है, इनके उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो हमारा चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है लास्ट में, जहाँ से कभी कभार प्रश्न आते रहे हैं, वो आता है सीमेंट के बारे में। देखिए सीमेंट के बारे में प्रश्न आते रहे हैं। सीमेंट के अंदर क्या आता है, सीमेंट में ये पूछता है कि सीमेंट का संगठन क्या होता है। सीमेंट का संगठन यानी कि सीमेंट किस किस चीजों से बनता है। तो सबसे पहले इसको इंग्लैंड के अंदर 1874 में क्या होता है, पोर्टलैंड नामक एक जो टापू था उस पर खोजा गया था, उससे संबंधित इसके कुछ कुछ गुण मिलते थे, इसलिए इसको नाम सीमेंट रखा गया। सीमेंट किस प्रकार से जमता है, तो यहाँ पर एक काम की बात ये आती है कि इसमें जो जिप्सम होता है, जिप्सम को इसलिए मिलाया जाता है ताकि जो सीमेंट के जमने की प्रोसेस है ना वो कम हो सके। तो यहाँ से प्रश्न आया था जेई मेन 2020 में कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, ताकि जमने की प्रोसेस कम हो सके। सीमेंट का जमना, उसके अलावा सीमेंट का उपयोग क्या काम आता है। देखिए सीमेंट का जो उपयोग है किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो जितने ज्यादा सीमेंट हमारे देश में प्रोड्यूस होगा उसी के आधार पर हम क्या होते हैं, बहुत ज्यादा समझदार होते जाते हैं, मतलब हमारा देश क्या होता है, डेवलप होता जाता है। नेक्स्ट जो सबसे लास्ट टॉपिक है चैप्टर के अंदर, वो है आपके मैग्नीशियम व कैल्शियम की जैव महत्ता। मैग्नीशियम और कैल्शियम की जैव महत्ता में ये आता है कि क्या होता है। देखिए मैग्नीशियम कहाँ पे काम आता है, जो पत्तियों का क्लोरोफिल बना होता है, पत्तियों का क्लोरोफिल आपके मैग्नीशियम से बना होता है। इसके अलावा हमारी जो हमारे दांत होते हैं, हड्डियां होती हैं, वो कैल्शियम से बनी होती हैं। क्या होता है, हड्डियों का क्षरण होता रहता है प्रत्येक दिन। इसके अलावा समस्त एंजाइम जो फॉस्फेट के संचरण में एटीपी का उपयोग करते हैं, मैग्नीशियम का उपयोग क्षय घटक के रूप में करते हैं। इसके अलावा देखिए जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं हमारे शरीर में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण क्या होते हैं, काम आते हैं, अलग अलग प्रोसेस में काम आते हैं। दो हार्मोन होते हैं जिन ये प्रश्न आया था जेईई मेन 2020 में। दो हार्मोनों के नाम बताइए। इनके जो हार्मोन है, एक तो होता है आपके कैल्सिटोनिन और एक होता है पैराथायरॉइड। क्या करते हैं, ये प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम की सांद्रता को बनाए रखते हैं। तो एक होता है आपके कैल्सिटोनिन और एक होता है पैराथायरॉइड। तो आप इस बात को याद रखेंगे, यहाँ से जेईई में 2020 में प्रश्न आया था कि प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम की सांद्रता को बनाए रखने वाले दो हार्मोनों के नाम क्या होते हैं। एक होता है कैल्सिटोनिन और एक होता है पैराथायरॉइड। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक जो पूरा की पूरा चैप्टर है वो समझ आया होगा। आपको एक क्विक रिवीजन सीरीज कैसी लग रही है हमको कमेंट करके बताएं। अगर आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हो या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जेईई मेंस के एग्जाम अभी हो चुके हैं, तो जो जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये सीरीज बहुत ही फायदेमंद है। तो मैं आपसे सजेशंस मांगूंगा कि आपको इसमें और हम किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।